हेलो क्लास 11 और क्लास 11 के साथ साथ मेरे बड़े बड़े स्टूडेंट्स, मेरा ध्यान दीजिए मेरे टॉपिक्स पर। कल हम लोगों ने शुरू किया था बॉन्ड पैरामीटर। और बॉन्ड पैरामीटर में कल जो मैंने आपको बताया था बॉन्ड लेंथ के बारे में। और आज जो मैं आपको बता रहा हूँ दो कॉन्सेप्ट आपके सामने, एक है आपको बॉन्ड एनर्जी और एक है बॉन्ड एंगल। दोनों के बारे में आज कमाल रूप से बात करेंगे। बढ़िया टॉपिक है दोनों, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लीजिए, मजा आएगा। पहले शुरू करता हूँ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड का मतलब बंध से है, आउट से है, एनर्जी का मतलब ऊर्जा से होता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन पर ध्यान दो। दो प्रकार से डेफिनेशन बोली जाती है, इसलिए डेफिनेशन पर जरूर 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 ध्यान दीजिए आप। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इस बात को समझिए कि साफ दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए। और दोनों ही कंडीशन में जो ऊर्जा है उसी को बॉन्ड एनर्जी का है। क्लियर हो जाता है, ध्यान दीजिए। परिभाषा कहती है कि साफ दो परमाणुओं को अनंत से लेके आओ, एक ईरान से ले आओ, एक तुरान से ले आओ। दो परमाणुओं को अनंत से लेके आओ, आसपास लेके आओ और उनके बीच में बंध बनवा दो। तो गैसीय परमाणु है, अलग अलग जगह से आप उठा के लेके आए और उनके बीच में जब बंध बनवाया तो आप जानते हैं बंध के बनने पे हमेशा ऊर्जाओं का उत्सर्जन होता है। तो बंध के बनने पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ उसी को नाम दिया है हम लोगों ने बंध एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। एक परिभाषा क्या कि अनंत से परमाणुओं को लाकर उनके बीच बंध बनवाने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा। और दूसरी परिभाषा ये कहती है कि बने हुए बंध को तोड़कर परमाणुओं को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। दो कंडीशन है, आवश्यक ऊर्जा है और दूसरा है उत्सर्जित ऊष्मा। बंध बनेंगे तो ऊर्जाओं का उत्सर्जन होगा, बंध टूटेंगे तो ऊर्जाओं की आवश्यकता होगी। बैठा लो। तो परिभाषा दो है, अनंत से परमाणुओं को लाकर उनके बीच में बंध बनाने पर उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा, या परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध को पूर्णतया तोड़कर उसे गैसीय रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल आदि में इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बात इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस फैक्टर के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड एनर्जी जिस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल लिखता हूं। HF, HCl, भैया मेरा फेवरेट है, मान के ले लिया। HF, HCl, HBr, एक और लेवल नहीं मान रहे हो तो HL। बताओ किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? मिस्टर सुशांत कुमार राजपूत, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका होगा? शायद आपका आंसर सही है, HF का। वजह क्या है? तो वजह पहली सुनो। जिस परमाणु की ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है, वो उतना ही ज्यादा आकर्षण लगाएगा, बनने वाला बंध उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। बंध मजबूत होगा तो तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी भैया। अगर बंध मजबूत बना है तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये कॉमन सेंस की बात है। H और F के बीच में बनने वाला बंध बहुत जबरदस्त प्रबल है, क्योंकि फ्लोरीन की ऋणात्मकता बहुत अधिक है, बहुत ताकत के साथ बना हुआ बंध है, तो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। यानी पहला फैक्टर जो काम करेगा कौन सा है? तो पहला फैक्टर काम कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ओके, ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट है ये ट्रिपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और एक ले लेना होगा सिंगल बॉन्डेड। ध्यान कीजिए, दूसरा फैक्टर मैं बताने जा रहा हूं। पहला फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर है वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन। कल भी आया था, फिर आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? हाइब्रिडेशन कहता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, S का हाइब्रिडेशन होगा, sp2 होगा, sp3 होगा। लेकिन जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता है, याद रखना इस चीज को, जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता है तो S का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। S का अट्रैक्शन ज्यादा होता है जिस कारण बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यानी अगर कहीं पर sp हाइब्रिडेशन है
तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। sp3 हाइब्रिडेशन चल रहा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है बात। और एक वैसे भी सोचने वाला बात है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई है, यानी आप 3 बॉन्ड तोड़ोगे, इसमें एक सिग्मा और 1 पाई है, 2 बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे केवल एक सिग्मा है। ठीक है ना बात। इसलिए ध्यान रखिए, या तो हाइड्रेशन याद कर लीजिए, बॉन्ड्स याद कर लीजिए, दोनों बातें सही हैं। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ऐसे भी कह सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइड्रेशन है, इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं। ठीक है बात। तीसरा लेके आते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए आप। तीसरा पॉइंट ले आइए, वो है लोन पेयर। ये बात आपको भी पता है, जब किसी का लोन पेयर होता है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखिए लोन पेयर का संख्या किसी में बढ़ता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा है जिसने बंध नहीं बनाया। तो याद रखिए जब लोन पेयर का संख्या बढ़ेगा तो लोन पेयर की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होता है पता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और बताता हूं आपको, वो है साइज। साइज का क्या मतलब है, F2 Cl2 Br2 I2, मान लो ये दिए हुए हैं आपके। ठीक है बात। तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है क्योंकि इसको तोड़ना आसान है। जब आकार बड़े हो जाते हैं तो आकार के बड़े होने पर इतना ज्यादा आकर्षण कार्य नहीं करता, और आकर्षण जब कार्य नहीं करेगा तो बंध को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है बात। अब आ जाइए इधर, बॉन्ड एंगल क्या बवाल है भैया, इसको भी समझ लो। देखिए बॉन्ड एंगल कहता है, क्या कहता है, इसको समझो भैया। बॉन्ड एंगल कहता है कि केंद्रीय परमाणु से अन्य परमाणु में बंध बनाया, और सही बात बोल दूं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी आवंधित कक्षक काल्पनिक रेखा से जोड़ दीजिए, जो एंगल बन के तैयार होगा बॉन्ड एंगल कहलाएगा। बंध बनाने वाली कक्षकों के साथ काल्पनिक रेखा से जोड़ने पर जो एंगल प्राप्त होता है, जैसे अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O की आकार को हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं, 2 लोन पेयर इस पे। तो ये जो एंगल है इसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है, बंध कोण कहा जाता है, इसको याद रखना आपको। अब बंध कोण सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, उसको याद रखिए। बंध कोण सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन से। बंध कोण को निकालने के लिए हम लोग बॉन्ड में डिग्री का और एंगल का यूज करते हैं। जैसे आपको याद है sp3 संकरण में 109 डिग्री 28 मिनट बनता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि आपको पता है कि हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल्स को आप लोगों ने अलग अलग निकाला है, और आपको उनका अलग अलग सारा मैटर पता भी है। ठीक है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, आकृति रेखीय हो जाएगा तो 120। हालांकि हम लोग नहीं निकाल सकते, स्पेक्ट्रो के उससे निकाला गया है, कहना चाहिए एक और छोटा सा पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो उसके अंतर्गत एंगल निकाले जाते हैं। आपको निकालने नहीं कोई एंगल, लेकिन हमको पता है कि अगर sp हाइड्रेशन होगा तो 180 हो जाएगा, sp2 होगा तो 120 हो जाएगा, sp3 होगा तो 109 डिग्री रह जाएगा। यानी क्या है, एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रेशन अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है बात। दूसरा जो सबसे जबरदस्त प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है इसका तो भैया बहुत ही प्रभाव है, लोन पेयर। और लोन पेयर के प्रभाव को समझाने के पूरा BSEPR आ गया था, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में से पहले पढ़ा चुका हूं, आपको चेक करो आप उसको। ठीक है ना, तो भैया इसका तो बहुत जबरदस्त प्रभाव, क्योंकि आपको पता है कि लोन पेयर जब आएगा तो रिपल्शन ज्यादा काम करेगा। जब लोन पेयर आता है तो लोन पेयर के आने पर रिपल्शन ज्यादा कार्य करता है, रिपल्शन ज्यादा कार्य करता है तो बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे इस पे अगर मैं बात करूं तो इस पे sp3 हाइड्रेशन है, और sp3 हाइड्रेशन का जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, लेकिन ये इधर से रिपल्शन दिखाएगा, इधर से रिपल्शन दिखाएगा, बॉन्ड एंगल घट के 104 डिग्री 5 मिनट का रह जाता है। H2O में एंगल घट के 104 डिग्री 5 मिनट का रहेगा, क्योंकि दो लोन पेयर आ गए। ठीक है बात। तीसरा जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे NH3 में बॉन्ड एंगल चलता है भाई 107, और PH3 में एंगल रह जाता है लगभग 92। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। हालांकि मैं इसको समझा भी सकता हूँ आपको, ये कैसे समझाऊंगा इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, ध्यान देना। ये दोनों जगह काम करेगा, BSEPR में भी काम करता है, यहाँ पर भी काम करता है। कैसे, देखिए क्या होने वाला है। ये नाइट्रोजन है,
इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस पे एक लोन पेयर है। ये फास्फोरस है, इस पर भी एक लोन पेयर है और 3 जगह आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जरा ध्यान दो, नाइट्रोजन का आकार होता है छोटा, तो जब नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, ऋणात्मकता ज्यादा है, आकार छोटा है, तो जरा सी जगह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 है नहीं, जगह कम है, तो क्या करते हैं अपने लोन पेयर से कहता है भैया तुम मेरे पास से हट जाओ, जरा दूर चले जाओ ताकि मैं थोड़ी देर में रात की सांस ले पाऊं। अब जब लोन पेयर दूर फेंक दिया उस नाइट्रोजन ने, दूरी से लगने वाला रिवर्शन क्या होता है, कम हो जाता है। जब लोन पेयर दूर फेंक दिया जाता है नाइट्रोजन के द्वारा, तो फिर वो लोन पेयर इतना ज्यादा रिवर्शन नहीं दिखाता। फास्फोरस का आकार होता है बड़ा, तो फास्फोरस का आकार बड़ा होता है तो बड़ा जब किसी का घर होगा तो अपने पास ही रख लेंगे, उधर कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने लोन पेयर को अपने पास रखता है। जब इसका लोन पेयर ज्यादा पास होता है तो रिवर्शन की ज्यादा दिखाता है, और जब ये ज्यादा रिवर्शन दिखाता है तो इसका एंगल कम हो जाता है, इसका एंगल ज्यादा हो जाता है। अक्सर बच्चों को ये बात नहीं पता होती, ठीक है। ऋणात्मकता के बढ़ने पर बॉन्ड एंगल के बढ़ने का लॉजिक है वो ये है, ऋणात्मकता बढ़ेगा तो अपने लोन पेयर को दूर फेंक देगा, तो दूर फेंक देगा तो रिवर्शन कार्य नहीं करेगा, और रिवर्शन कार्य नहीं करेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है बात। तो ये बेटा दो कॉन्सेप्ट थे, बॉन्ड एंगल था और बॉन्ड एनर्जी, इन दोनों को कंप्लीट कीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए क्या, धन्यवाद।